चलिए अगली हेडिंग करेंगे 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख यानी अंग्रेजों के द्वारा जो अगला अधिनियम लाया जाता है इसको कहते हैं 1853 का राजलेख। इससे हमारे दो प्रश्न बनते हैं। 1853 का राजलेख ये हमारी हेडिंग हो गई। इससे दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है जो उसको नोट करेंगे, इसके बाद दूसरा। पहली बार भारत में कानून निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई। पहली बार भारत में कानून निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। इसका मतलब अब भारत में अगर कोई सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसके लिए क्या देना होगा? परीक्षा। तो इस 1858 के अधिनियम का पहला सुधार क्या हुआ? गवर्नर जनरल के ऊपर एक पद बनाया गया जिसका नाम था भारत सचिव। और यह भारत सचिव था कौन? तो भारत सचिव ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य होता था। भारत सचिव ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य होता था। भारत सचिव ब्रिटेन में बैठ करके भारत की व्यवस्था देखेगा, जबकि भारत में रह करके भारत की व्यवस्था को देखेगा गवर्नर जनरल। ठीक है ना? तो यहां से एक प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला भारत सचिव कौन था? तो पहला भारत सचिव था स्टैनले। पहला भारत सचिव कौन सा था? तो पहला भारत सचिव था स्टैनले। यानी इस अधिनियम का यह पहला सुधार हुआ। इसके बाद चलते हैं दूसरे सुधार की ओर। यानी इस अधिनियम की दूसरी विशेषता क्या थी? अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब तक गवर्नर जनरल भारत की व्यवस्था का सर्वे सर्वा था, लेकिन जैसे ही भारत सचिव पद बना तो अब ये भारत सचिव का सहायक हो गया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का नाम गवर्नर जनरल तो रहेगा, लेकिन इसके नाम के आगे एक शब्द और जुड़ा जिसको कहा गया वायसराय। यानी गवर्नर जनरल का एक नाम अब और हो गया वायसराय। क्यों? क्योंकि यह भारत सचिव का सहायक हो गया, तो इसके नाम के आगे एक शब्द और जुड़ गया जिसको कहा गया वायसराय। तो आप इसको कैसे नोट करेंगे? पहली बार गवर्नर जनरल के नाम के आगे भारत सचिव पहली बार गवर्नर जनरल के नाम के आगे वायसराय शब्द जुड़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जनरल हट गया है, गवर्नर जनरल भी रहेगा और वायसराय भी रहेगा। अब यहां से एक प्रश्न पूछेगा कि पहला वायसराय कौन था? तो ये मैं आपको लेक्चर 1 के शुरू में ही लिखवाया हूं कि भारत का पहला वायसराय कौन था। ठीक है? तो ये 1858 का अधिनियम कंप्लीट हो गया। इस 1858 के अधिनियम के बाद अगला जो अधिनियम आता है वो 1861 में आता है। इसको कहा जाता है 1861 का अधिनियम। अगला जो अधिनियम आता है इसको कहा जाता है 1861 का अधिनियम। इस 1861 के अधिनियम में दो सुधार हुए हैं। इन दोनों सुधारों को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से सुधार हुए हैं। तो नंबर 1, पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या है? देखिए, चूंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन में बैठे लोगों को लग रहा था कि शायद भारतीय हमसे नाराज है, इसीलिए जो भारतीय 100 सालों तक हमारी सत्ता को स्वीकार किए हुए थे अचानक एक दिन विद्रोह नहीं करते। तो उनके विद्रोह का कारण कहीं ना कहीं ये है कि वो असंतुष्ट हैं। तो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक अधिनियम तो 58 में आया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया था। तो देखिए 3 ही साल बाद एक अगला अधिनियम आता है जिसको कहा जाता है 1861 का अधिनियम। इस 1861 के अधिनियम के माध्यम से भारत में कुछ और सुधार करने की कोशिश की जाती है। तो पहला सुधार क्या हुआ? भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तब तक भारत में विभाग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब तक गवर्नर जनरल, उनकी परिषद, उनके सहयोगी मिलकर के भारत की सभी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। लेकिन जब 1861 का अधिनियम आया तो इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू की गई। इसका मतलब जो आज आप देखते हैं आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग,
स्टाम्प, पंजीयन, शुल्क विभाग, तमाम प्रकार के विभागों का जो आज कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, यह कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार किसने शुरू किया था? अंग्रेजों ने। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1861 के अधिनियम द्वारा। एग्जाम में थोड़ा सा प्रश्न घुमा करके पूछता है, कहता है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कब पड़ी? तो विभागों के, हर विभाग के एक मंत्री होते हैं कि नहीं? तो आपका उत्तर वही है, यानी भारत में जब विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई तो यहीं से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक प्रश्न और यहीं से घुमा करके पूछता है, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत कब हुई? तो जब विभाग बन गए तो हर विभागों का एक एक प्रतिनिधि होगा कि नहीं? तो इसका भी उत्तर वही है। यानी पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के अधिनियम द्वारा की गई। इसके बाद आते हैं दूसरा सुधार, यानी भारत में इस 1861 के अधिनियम द्वारा दूसरा सुधार क्या किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार गवर्नर जनरल को भारत में अध्यादेश निकालने का अधिकार दिया गया। पहली बार भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने का अधिकार दिया गया। अब यह अध्यादेश क्या है, इसको राष्ट्रपति के चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल यहां पर शब्दों के माध्यम से जानते रहिएगा कि गवर्नर जनरल को भारत में पहली बार अध्यादेश निकालने का अधिकार कब मिला। तो पहली बार गवर्नर जनरल को भारत में अध्यादेश निकालने का अधिकार इस 1861 के अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने का अधिकार दिया गया। इस अध्यादेश को मैं राष्ट्रपति के चैप्टर में चल करके डिटेल करूंगा कि यह अध्यादेश होता क्या है। वैसे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में जब कुछ मैटर इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको उठा करके हम एक डाउट सेशन ले लेंगे और उस डाउट सेशन के माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे। तो यह 1861 का अधिनियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद भारत में अगला अधिनियम आता है, इसके बाद 1892 में अगला अधिनियम भारत में आता है। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है, इस अधिनियम को कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो अगली हेडिंग पड़ेगी भारत परिषद अधिनियम 1892। ध्यान दीजिएगा, 61 के बाद ये आया हुआ महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम में क्या क्या सुधार भारत में हुए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला सुधार क्या हुआ, और ये पहला सुधार जो 1892 के अधिनियम का है, यह बहुत बड़ा सुधार है। बहुत बड़ा सुधार क्यों है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है, लेकिन अभी तक भारत में चुनाव कराने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो जब 1892 का अधिनियम आया तो पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार है। सारे लोग भारत में वोट नहीं दे सकते हैं। सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही भारत में वोट दे सकते हैं। तो आप एक चीज कह सकते हैं कि ये सबको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? वो आगे चल करके मिलेगा, आगे चल करके मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि कम से कम भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत तो हुई, क्योंकि शुरुआत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं मिला है तो आगे चल करके वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम जो भारत में हुआ कि पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई, यानी 1892 के अधिनियम का पहला सुधार, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है दूसरा सुधार। इस 1892 के अधिनियम द्वारा दूसरा सुधार क्या हुआ? तो पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब यह बजट पर बहस क्या है? आप जानते हैं कि सरकारें प्रत्येक वर्ष अपना एक बजट पेश करती हैं। बजट सरकार के साल भर के आय व्यय का ब्यौरा होता है, यानी कितना रुपया इस साल कहां कहां से आएगा और कितना रुपया हम किन किन मदों में कहां पर खर्च करेंगे। तो भारत में चूंकि बजट पेश करने की परंपरा 1861 से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक भारतीयों को इस बजट पर किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने का अधिकार नहीं था। जबकि आज आप देखते हैं कि बजट जब संसद में पेश होता है तो बजट पेश होता है तो पक्ष विपक्ष के तमाम लोग तमाम तरह के सवाल करते हैं, उनके सवालों का उत्तर दिया जाता है। लेकिन अभी तक भारत में बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीयों को नहीं प्राप्त थी।
तो जब 1892 का अधिनियम आया तो पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई, यानी भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको नोट कैसे करेंगे, पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। इसका मतलब क्या है, अब ये थोड़ा सा अनुपूरक प्रश्न समझ लीजिएगा। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है, अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई सवाल मुझसे पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। अब आप हमारे जवाब से संतुष्ट भी हो सकते हैं और असंतुष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप संतुष्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन असंतुष्ट होंगे तो फिर से हमसे पलटकर प्रश्न पूछेंगे ना उसी पर, ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप एक ही प्रश्न के प्रत्युत्तर में फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं तो वो अनुपूरक प्रश्न है। यानी इसका मतलब है कि इस बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीयों को थी। भारतीय इस बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन मिले हुए जवाब के बाद दोबारा उसी पर प्रश्न नहीं कर सकते थे, चाहे जवाब सही मिला हो चाहे गलत मिला हो। इसका मतलब भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और मतदान का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं कि सदन में जो भी प्रस्तुत होता है उस पर मतदान होता है, तो भारतीयों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये 1892 का अधिनियम हो गया समाप्त। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1909 में। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1909 में। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1909 में। तो नोट कर लीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला अधिनियम 1892 के बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम की क्या विशेषता है थोड़ा सा देखते हैं। नंबर 1, पहली बार मुस्लिम समुदाय को भारत में पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। पहली बार मुस्लिम समुदाय को भारत में पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इसका क्या मतलब होता है, तो जरा सा इसको समझ लीजिएगा, जरा सा इसको समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। पहली बार मुस्लिम समुदाय को भारत में पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। ये पृथक निर्वाचक मंडल है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पृथक निर्वाचक मंडल को समझ लेते हैं। एक शब्द होता है आरक्षण और दूसरा शब्द मैंने प्रयोग कर लिया है पृथक निर्वाचक मंडल। दोनों लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे रिजर्वेशन अगर किसी समुदाय को प्राप्त होता है, अच्छा ये मेन बात चुनावों की है, उस समय नौकरियां कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं थी, तो मेन बात चुनावों की है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आजमगढ़ की कोई सीट एससी के लिए रिजर्व हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस सीट पर चुनाव लड़ने वाला एससी कैंडिडेट होगा, लेकिन वोट लेने सबके पास जाएगा ना, तो सबका नेता भी रहेगा। यही अंतर पृथक निर्वाचक मंडल में है। अब पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत अगर कोई सीट रिजर्व हो गई तो इसका मतलब जिसको यह पृथक निर्वाचक मंडल मिला है, चुनाव लड़ने वाला भी वही होगा और उसको वोट देने वाले भी वही होंगे। जैसे मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल मिला, इसका मतलब चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट मुस्लिम होगा और उसको वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे, जबकि वो पूरे क्षेत्र के लोगों का लीडर रहेगा। तो इसका माइनस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट ये है कि अब इस कैंडिडेट को जिससे वोट लेना है केवल उसके हित की बात करेगा या सबके हित की बात करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिससे वोट लेना है उसके हित की बात करेगा। तो ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी शुरुआत 1905 में ही बंगाल विभाजन से हो गई थी, लेकिन वो सब मैटर हिस्ट्री का है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता। लेकिन अधिनियम द्वारा उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया और भारत में मुस्लिम समुदाय को पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। तो यह पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1909 का, भारत सरकार अधिनियम 1909 का पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आइए, 1892 का जब अधिनियम आया था तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी उस समय, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। तो जब ये वाला आया, जब ये वाला अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1909 आया,
तो पहली बार भारतीयों को लोकहित के विषयों पर, पहली बार भारतीयों को लोकहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और साथ साथ बजट पर जो बहस करने के लिए इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, अनुपूरक का नहीं, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहली बार भारतीयों को लोकहित के विषयों पर और बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये 2 सुधार हो गए भारत सरकार अधिनियम 1909 के। आते हैं तीसरा पॉइंट, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, इस वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। एक का नाम था केसी गुप्ता, एक का नाम था केसी गुप्ता और दूसरे का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब इसको कैसे नोट करेंगे, पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्यों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भारत सरकार अधिनियम 1909। ये कंप्लीट हो गया भारत सरकार अधिनियम 1909। इसके बाद अगला अधिनियम आता है, इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1919 में। इसको कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम, इसको कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। जब यह भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो इसमें क्या क्या सुधार हुए, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1892 का अधिनियम आया था तो भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, लेकिन कैसी चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जब यह भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या, अब भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, अब भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो थोड़ा सा घुमा करके, तो उसको मैं दूसरा पॉइंट करा दे रहा हूं। चूंकि भारत में सबको वोट देने का अधिकार मिल गया तो इसका मतलब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन यहां पर एग्जाम में प्रश्न कैसे करता है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तब हमारा उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहां पर नोट कर लीजिए, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब भारत में अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम की तीसरी विशेषता क्या थी। तो तीसरे सुधार को भी नोट कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई, तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा कि अगर यह प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, प्रांतों में पूछ रहा है कि केंद्र में। तो अगर प्रांतों में पूछेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919, केंद्र में पूछेगा तो 1935, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1935। लेकिन अभी यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा हुई। अब यहां पर कुछ चीजें और आपको बता देता हूं। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, दोहरा शासन, जिसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों शामिल होंगे। प्रांतों में द्वैध शासन, इसका मतलब दोहरा शासन। एक प्रश्न और नोट कर लीजिए कि इस द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है। द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनिस कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनिस कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक कौन है, लियोनिस कार्टिस। कंफर्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा सुधार क्या था इस अधिनियम में, चौथा सुधार क्या था, थोड़ा सा इधर भी आगे बढ़ लेते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं कि चौथा सुधार इस अधिनियम का क्या था। तो ध्यान दीजिएगा,
1853 का जब अधिनियम आया था तो अंग्रेजों ने कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया था, यानी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी तो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो 1853 में यह व्यवस्था बनी थी, लेकिन तब से आज तक भारत में इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा था। तो आप सोचेंगे कि क्या तब से अब तक बिना परीक्षा के ही लोग रखे जा रहे थे? बिल्कुल नहीं, परीक्षाएं हो रही थी, लेकिन ये परीक्षाएं कहाँ हो रही थी? ब्रिटेन में। और भारतीय लगातार डिमांड कर रहे थे कि इस परीक्षा का आयोजन भारत में हो। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज हर पदों पर परीक्षा लेते थे। परीक्षा वो लेते थे बड़े पदों के लिए, छोटे पदों पर ये परीक्षा नहीं कराते थे। क्यों छोटे पदों पर परीक्षा नहीं कराते थे, बड़े पर कराते थे? इसका रीज़न जानिए। जो छोटे मोटे कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी वो तो भारतीयों को रख लेते थे आराम से बिना किसी प्रतियोगिता के, लेकिन जो बड़े पद थे तो अंग्रेज चाहते थे कि इस पर कोई भारतीय न बैठ पाए, इसीलिए इस पदों के लिए परीक्षा कराते थे। और परीक्षा का आयोजन भी कहाँ करते थे? लंदन में, यानी ब्रिटेन में करते थे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि लंदन में परीक्षा का आयोजन होगा तो ज़्यादा भारतीय पहुँच नहीं पाएंगे, एक आध दो भूले भटके पहुँचेंगे। इसका मतलब है ब्रिटेन के लोग ही उन बड़े पदों पर चयनित होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ भारतीय अगर पहुँच भी जाएंगे तो उनके पास उतना कंटेंट नहीं होगा जितना ब्रिटेन के लोगों के पास कंटेंट होगा। तो अंग्रेज़ों के इसके पीछे की सोच क्या थी कि भारत में बड़े पदों पर अंग्रेज बैठे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे भारतीयों ने ब्रिटेन में जा कर के चयनित होकर के अपने योग्यता का पैमाना दिखाया, अपनी दक्षता का डंका बजाया ब्रिटेन में जाकर के भी। ठीक है, तो भारतीय लगातार डिमांड कर रहे थे कि भारत में इस परीक्षा का आयोजन हो। लगातार भारतीयों की डिमांड थी भारत में इस परीक्षा का आयोजन हो। तो भारत में परीक्षा का आयोजन तो तब होगा जब परीक्षा कराने वाला कोई हो। तो अभी तक भारत में परीक्षा कराने वाला ही कोई नहीं है। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जो कि भारत में परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग हमारे संविधान में आगे एक पूरा चैप्टर है, तो जब लोक सेवा आयोग में आएंगे तो बहुत सारी डिटेल बातें बताएंगे। अभी यहाँ पर आपको केवल इतना जानना है कि लोक सेवा आयोग का गठन या लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में था। हालांकि इसकी स्थापना 26 में होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब मैं लोक सेवा आयोग के चैप्टर में आऊँगा तो वो सारी चीज़ें आपको चल करके आगे बताऊँगा। तो ये था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1935 में, और इसी अधिनियम के बाद भारत आज़ाद हो जाएगा। और भारत आज़ाद हो जाएगा तो क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी, किन परिस्थितियों में भारतीयों को अपना संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी, इस लेक्चर के बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगला अधिनियम भारत में कौन सा आया? अगला अधिनियम आया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 के बाद भारत में जो अगला अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आज़ादी से पहले आया हुआ भारत में एक सबसे बड़ा अधिनियम है, और जब भारत का संविधान बना तो सबसे अधिक इसी अधिनियम का प्रभाव भी पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का वो बातें आगे की हैं, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम की पहली विशेषता क्या थी? पहली बार भारत को संघ बनाया गया। पहली बार भारत को संघ बनाया गया। इसका मतलब क्या है? आज भी हमारे देश में संघ की व्यवस्था लागू है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इधर आसानी से समझिएगा। इसका मतलब है कि हमने मान लिया ये भारत है, हमने मान लिया ये भारत है। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, मैं मैप नहीं बना रहा हूँ। हमने मान लिया ये भारत है, तो भारत में एक सरकार बीच में बैठेगी जो कि भारत की सबसे शक्तिशाली सरकार होगी। अगर ये भारत है तो एक सरकार यहाँ बीच में बैठेगी जिसको कहा जाएगा केंद्र सरकार, और यही सरकार सबसे शक्तिशाली होगी। जबकि इसके किनारे किनारे छोटी छोटी सरकारें होंगी। इसके किनारे किनारे भारत में छोटी छोटी सरकारें होंगी। इसका मतलब दो सरकारों का कॉन्सेप्ट आया ना, एक राज्यों की सरकारें
और दूसरी केंद्र की सरकार। तो इनमें सबसे शक्तिशाली कौन होगा? तो सबसे शक्तिशाली होगी केंद्र की सरकार। इसके किनारे किनारे छोटी छोटी सरकारें होंगी। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि संघ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हमारी व्यवस्था यही तो है। तो इस व्यवस्था को हमने पहली बार कब अपनाया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी भारत को पहली बार संघ बनाया गया। संघ बनाया गया, इसका क्या मतलब है? भारत में दो सरकारों का कॉन्सेप्ट होगा। एक सरकार बीच में बैठेगी जिसको कहा जाएगा केंद्र सरकार। यह सरकार शक्तिशाली होगी, जबकि किनारे किनारे छोटी छोटी सरकारें बैठेंगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्लियर, भारत को पहली बार संघ बनाया गया। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रावधान की ओर। तो विश्व में एक व्यवस्था है कि जिस किसी देश में संघीय प्रणाली को अपनाया जाएगा वहां पर निश्चित रूप से एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक भारत तो संघ था ही नहीं, पहली बार भारत संघ बना है। और जब भारत पहली बार संघ बना है तो संघीय न्यायालय की आवश्यकता महसूस हुई। तो पहली बार इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था, तब आपका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से कंफ्यूजन होगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था, तब आपका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अगर पूछता है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था, तब आपका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन क्या यह न्यायालय उसी दिन स्थापित हो जाएगी? नहीं, स्थापित होने में कुछ समय लगेगा। तो यह न्यायालय कब स्थापित हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। यानी संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को। एक प्रश्न और पूछेगा, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब हमारा उत्तर हो जाएगा सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। तो यह संघीय न्यायालय हो गया कंप्लीट। तो पहली चीज, भारत को पहली बार संघ बनाया गया। दूसरी चीज कि जब भारत को संघ बनाया गया तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब आते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। ठीक है, पहली बार ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के पहले जो आप एक नाम सुनते हैं म्यांमार या वर्मा, एक नाम आप सुनते हैं म्यांमार या वर्मा, वो भारत का हिस्सा था। लेकिन इसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, तब हमारा उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बर्मा यानी मैं म्यांमार की बात कर रहा हूं। 3 सुधार हो गया। आते हैं चौथे सुधार की ओर। चौथा सुधार क्या हुआ? देखिए, मैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में आपको बता रहा था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में बता रहा था कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि पहली बार केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। अगर आपसे पूछे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई या किस अधिनियम द्वारा हुई, तब आपका उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन का मतलब वही दोहरा शासन है ना। तो अगर प्रश्न पूछता है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई, तो 1919। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई, तब आपका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सुधार क्या हुआ? तो आपको मैंने पीछे पढ़ाया था भारत परिषद। तो जो भारत परिषद बनाई गई थी, इसी अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो भारत परिषद बनाई गई थी उसका अंत कर दिया गया।
अभी हाल ही में एक परीक्षा में यह पूछा गया था कि किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया, तब आपका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, 5 पॉइंट हो गया। अब 6वां पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत संघ नहीं था, तो जब भारत संघ नहीं था तो भारत में एक ही चुनाव से पूरे भारत की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत को संघ बनाया गया, तो अब 2 सरकारों का कॉन्सेप्ट आ गया है, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्यों की सरकार। तो केंद्र का चुनाव तो अब तक होता रहा है, लेकिन अब इन प्रांतों में भी तो चुनाव कराना आवश्यक होगा। तो 6वां प्रावधान क्या किया गया? पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव का प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव का प्रावधान किया गया। तो क्या यह चुनाव उसी दिन हो जाएगा? नहीं, चुनाव के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो यह चुनाव कब होता है? 1937 में। यह चुनाव कब होता है? 1937 में। तो भारत के आज़ाद होने से पहले भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर के अंतर्गत ये अंतिम अधिनियम आता है। भारत में यह अंतिम अधिनियम आता है। इसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है। तो इन 10-12 सालों के बीच भारत में कौन कौन सी परिस्थितियां बनी, किन परिस्थितियों में भारतीयों को अपना संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और यहीं से फिर भारत का संविधान स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोग अंग्रेज़ों के समय भारत में संविधान के संदर्भ में क्या क्या हुआ है उसको पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके आगे की चीज़ें अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो 2-3 दिन की क्लास के बाद जब कमेंट में कुछ डाउट उपलब्ध हो जाएंगे तो सबको मिला करके मैं एक कंप्लीट डाउट सेशन ले लूँगा। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप वो बताइए। जितना आप लोग उम्मीद किए होंगे उस पर हम उससे ज़्यादा चीज़ें हम आपको इस पर उपलब्ध कराएंगे। और धीरे धीरे वो चीज़ें आपको हर परीक्षाओं के लिए सफिशियंट होगी। चूँकि अभी चैनल नया है तो इस पर लाइव करने की सुविधा यूट्यूब नहीं देगा। कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पर लाइव की सुविधा मिल जाएगी। तो लाइव आकर के हम आपकी क्लासें लेंगे और लाइव क्लास लेंगे तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। 2-3 दिन का लेक्चर और हो जाता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और उसी टेलीग्राम पर आपको इसका क्वेश्चन पेपर यानी MCQs उपलब्ध कराएंगे। तो आप पढ़ने के बाद MCQs को सॉल्व करिएगा, सारी चीज़ें सफिशियंट होंगी। ठीक है, ओके, आज का क्लास यहीं तक डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।